नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल गुरुजी 4.0 में। मैं नरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बताइए एक बार, आप सब लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद है कि अच्छे होगी, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और डेली के इस करंट सेशन में आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करेंगे 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा पिछली क्लासेज का। और रिवीजन के लिए रेगुलर मैं आपको बताता हूँ कि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ से आपको रिवीजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 40 साल की सेवा पूरी करने के बाद दिसंबर 2025 में सेवा मुक्त कर दिया गया। तो भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी थी जिसने 40 साल तक नेवी में अपनी सर्विस दी है और उसको अब सर्विस से रिटायर कर दिया गया है। तो कौन सी है वो है आईएनएस सिंधु घोष। कौन सी है? आईएनएस सिंधु घोष उसका नाम है। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है उसकी तस्वीर। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अपनी श्रेणी की प्रमुख पनडुब्बी आईएनएस सिंधु घोष को भारतीय नौसेना में 40 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। कितने साल सर्विस दी है इसने? 40 साल सर्विस दी है। आईएनएस सिंधु घोष को 19 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त के समय औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया। कब किया? 19 दिसंबर 2025 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। आईएनएस सिंधु घोष का सेवा मुक्ति समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। कहां से किया गया है सेवा मुक्त? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से इसको सेवा मुक्त किया गया है। समारोह में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एफओसी इनसी, पश्चिमी नौसेना कमान ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। लेफ्टिनेंट कमांडर रजत शर्मा की कमान में आईएनएस सिंधु घोष को परास्त किया गया। आईएनएस सिंधु घोष के दूसरे कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन के आर अर्जेरकर सेवानिवृत्त सम्मानित अतिथि इसके रहे हैं। आईएनएस सिंधु घोष को 1980 के दशक में के मध्य में कमीशन किया गया था। तो 1980 का जो दशक था उसके मध्य में इसको शामिल किया गया था और 2025 में इसको रिटायर कर दिया गया। वाइस एडमिरल भारतीय नौसेना में 3 स्टार रैंकिंग का पद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। दिसंबर 2025 में विनोद कुमार शुक्ला के निधन से पहले 2023 में उन्हें कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार दिया गया था? तो एक लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। 2025 में उनका निधन हुआ है, उससे पहले 2023 में उन्हें एक प्रतिष्ठित साहित्य अवार्ड दिया गया था। तो वो कौन सा था? वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। विनोद कुमार शुक्ला प्रसिद्ध हिंदी लेखक का निधन, रायपुर छत्तीसगढ़ में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनका जन्म 1937 में राजनांदगांव जिले छत्तीसगढ़ में हुआ था। शुक्ला उपन्यासकार थे, कवि और लघु कथा लेखक थे और उन्हें 5 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय लेखन उन्होंने किया है। उनकी साहित्यिक शैली साधारण, कोमल और भावनात्मक रूप से गहन थी। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग करके गहरी मानवीय समझ व्यक्त उन्होंने अपने उपन्यास में की है। उनके लेखन का केंद्र साधारण लोगों, उनके शांत संघर्ष और मानवीय गरिमा पर था। उनका विशिष्ट कथात्मक शैली धीमा, शांत और चिंतनशील लेखन है। प्रमुख रचनाओं में शामिल है दीवार में एक खिड़की, नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, पेड़ों पर कमरा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दीवार में एक खिड़की ने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दीवार में एक खिड़की रचना किसकी है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है इसने कौन सा अवार्ड जीता है। तो इसने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स में चर्चा में जो सवाल रहते हैं उन्हीं पर क्वेश्चंस की पकड़ मजबूत रहती है, तो वो आप याद कर लेंगे। नौकर की कमीज को फिल्म रूपांतरण में
बदला गया। जो नौकर की कमीज थी उसको फिल्म रूपांतरण में भी बदला गया है। उनकी रचनाएं कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवादित हैं। उन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रदान किया गया था। उनका साहित्य सादगी, भावनात्मक गहराई और समाज पर चिंतनशील दृष्टिकोण को उजागर करता है। शुक्ला का लेखन आम पाठकों के लिए साहित्य सुलभ बनाने के लिए प्रशंसित है। उनके योगदान ने उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के महानतम व्यक्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइक्लोन दितवाह के बाद भारत से किस देश को यूएसडी 450 मिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज मिला है? तो एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन दितवाह, उसके बाद किस देश को भारत के द्वारा 450 मिलियन यूएसडी डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज मिला है? तो कौन से देश को मिला है? वो मिला है श्रीलंका को। कौन से देश को? श्रीलंका को वो भारत की तरफ से दिया गया है। भारत ने चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को समर्थन देने के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा की है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता और विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य किया है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता, राहत आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की है। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत ये मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है। कैंडी के पास एक भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल ने राहत कार्यों के दौरान 8000 से अधिक लोगों का इलाज किया था। जब चक्रवात दितवाह आया तो श्रीलंका आईएमएफ समर्थन के तहत अस्थायी वित्तीय स्थिरता दिखा रहा था। श्रीलंका के 2022 ऋण डिफॉल्ट के बाद आईएमएफ कार्यक्रम में कर वृद्धि, सब्सिडी में कटौती और उच्च ब्याज दरों जैसे मितव्ययिता उपाय इसमें शामिल थे। आईएमएफ ने अपने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत लगभग 206 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी थी। आरएफआई तत्काल भुगतान संतुलन की जरूरतों का सामना कर रहे आईएमएफ सदस्य देशों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चक्रवात दितवाह के कारण श्रीलंका में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी, लगभग 4% का नुकसान हुआ था। चक्रवात दितवाह से उबरना 2004 की सुनामी से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। और पुनर्निर्माण पैकेज 2022 में भारत की 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पर आधारित है, जिसमें क्रेडिट लाइन, मुद्रा स्वैप और पेट्रोलियम सहायता इसमें शामिल है। एमवी एक्सप्रेस पर्ल आपदा 2021 और चक्रवात रोआनु 2016 के दौरान भारत ने लगातार श्रीलंका का समर्थन किया है और भारत की सहायता नेबरहुड फर्स्ट और सागर दृष्टिकोण को मजबूत करती है। तो श्रीलंका एक हमारा मित्र दोस्त है, पड़ोसी देश है, ठीक है, एक मित्र देश है, तो उसकी सहायता हम रेगुलर करते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेशेवर उत्कृष्टता और मानवीय योगदान के लिए 40 अंडर 40 वकील पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो वो है शुभम अवस्थी। कौन है? शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील अधिवक्ता शुभम अवस्थी ने 40 अंडर 40 वकील पुरस्कार 2025 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार पेशेवर उत्कृष्टता और प्रभाव के लिए 40 वर्ष से कम उम्र के कानूनी पेशेवरों को मान्यता देता है। यह समारोह नई दिल्ली में BW लीगल वर्ल्ड 40 अंडर 40 लॉयर्स एंड लीगल इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2025 के 6ठे संस्करण के दौरान आयोजित किया गया था। BW लीगल वर्ल्ड BW बिजनेस वर्ल्ड के तहत एक विशेष कानूनी मंच है। अवस्थी मीडिया और मनोरंजन कानून में स्नातकोत्तर हैं और कई सरकारी और वैधानिक पैनलों से जुड़े हुए हैं। उन्हें हाल ही में लंदन स्थित संगठन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के लिए भारत का उप महासचिव भी इनको नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, जिसने स्थानीय विनिर्माण के लिए भारतीय रक्षा PSU इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, तो किस देश से संबंधित है?
तो आपने कल परसों प्रश्न देखा होगा कि एक सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस वहाँ की एक कंपनी है जिसने हमारी ऑप्टेल इंडिया लिमिटेड के साथ, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। किसके लिए? स्थानीय विनिर्माण के लिए। तो वो जो सेफ्रॉन कंपनी है वो कहाँ की है? वो है फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आईओएल रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी नवरत्न रक्षा पीएसयू है। आईओएल ने सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रांस की डिफेंस के साथ एक रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रक्षा विनिर्माण में मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है। तो इन दोनों कंपनियों के जरिए जो भी निर्माण होगा वो हमारे देश में ही निर्माण किया जाएगा और ये मेक इन इंडिया को समर्थन करता है। इस सहयोग का लक्ष्य भारत में उच्च परिशुद्धता युद्ध सिद्ध प्रणालियों का निर्माण करना है। आईओएल विनिर्माण अंतिम असेंबली परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और जीवन चक्र समर्थन संभालेगा। यह समझौता जनवरी 2024 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन पर आधारित है। निर्मित किया जाने वाला एक सिस्टम सिग्मा 30 एंड डिजिटल रिंग लेजर गायरो इंडस्ट्रियल नेविगेशन सिस्टम है। सिग्मा 30N का उपयोग तोपखाने की बंदूकों, वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और रडार में किया जाता है। दूसरी प्रणाली CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट है और CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट को आर्टिलरी गन और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हांसी को आधिकारिक तौर पर हरियाणा का कौन सा जिला घोषित किया गया है? तो अभी अभी हमारे जो एक स्टेट है हरियाणा, उसमें एक हांसी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और वो हांसी किससे अलग होकर बना है? वो हिसार से अलग होकर के बना है। तो ये जो हिसार से अलग होकर हांसी जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है हरियाणा में, वो कितने नंबर का स्टेट है? तो वो है 23वें नंबर का। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। हांसी को आधिकारिक तौर पर हरियाणा का 23वां जिला घोषित किया गया है। हिसार जिले का पुनर्गठन करके नया जिला बनाया गया है। हांसी जिले में 2 प्रशासनिक उपविभाग रहेंगे, जिसमें एक है हांसी और दूसरा है नारनौद। हांसी जिले के लिए अधिसूचना हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887 और पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत जारी की गई थी। हांसी जिले के निर्माण को हरियाणा के राज्यपाल ने कानूनी वैधता प्रदान करते हुए मंजूरी इन्होंने दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिया गया। इस कदम का उद्देश्य शासन, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास में सुधार करना इसका उद्देश्य है। हांसी को नए जिले का दर्जा देने का उद्देश्य हिसार जिले पर प्रशासनिक भार को कम करना है और जिला बनाने से तेजी से निर्णय लेने और सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित होती है। निवासियों को कार्यालयों तक त्वरित पहुंच, बेहतर परियोजना निगरानी और कल्याणकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से लाभ होगा। और हांसी को जिला बनाने की प्रभावी तिथि कब है? 22 दिसंबर 2025 को इसका नया जिला बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो कौन से शहर में किया गया है? वो यूपी के लखनऊ में किया गया है। कहाँ किया गया है? यूपी के लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के साथ हुआ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को सम्मान करने वाला एक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणादायक परिसर ये है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण लगभग 230 करोड़ की लागत से किया गया और यह लखनऊ में 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। स्मारक का उद्देश्य नेतृत्व मूल्यों, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और सार्वजनिक प्रेरणा को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है। इस साइट पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की ऊंची कांस्य की मूर्ति है। तो ये तीनों की क्या है? 65 फीट ऊंची कांस्य की इनकी मूर्ति बनाई गई है। किस किस की है? अटल बिहारी वाजपेयी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। इस परिसर में कमल के आकार का एक अत्याधुनिक संग्रहालय है जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। संग्रहालय भारत की राष्ट्रीय यात्रा और दूरदर्शी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित
करता है। आकर्षक और शैक्षिक आगंतुक अनुभव बनाने के लिए उन्नत डिजिटल और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों का उपयोग इसमें किया जाता है। यह उद्घाटन निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिसर की कल्पना प्रेरणा और शिक्षा के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसे 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी किया गया? तो एक किताब थी सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। तो इसका विमोचन किया गया है, कब किया गया है? 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी, जो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं। पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन परिसर में नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर जारी की गई है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी सभ्यतागत और सांस्कृतिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। पुस्तक का विमोचन सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया। तो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में वर्णित इसमें किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी मई 1998 के पोखरण सेकंड परमाणु प्रशिक्षणों के समय भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ऑपरेशन शक्ति भारत द्वारा 1998 में किए गए परमाणु प्रशिक्षणों को संदर्भित करता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। सुशासन दिवस वाजपेयी की जयंती 24 दिसंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन भी वाजपेयी के कार्यकाल में ही हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाजपेयी सरकार की एक प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना योजना थी। तो अर्थात क्या है कि ये जो दोनों सड़कों से संबंधित है, ये किसके उसमें कार्यकाल में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, प्रधानमंत्री ये हो ही गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना वाजपेयी के कार्यकाल में जनजातीय कल्याण के लिए भी की गई थी। किस मंत्रालय ने खेल प्रशासन और प्रशासन में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? वो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने शुरू करी है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलों में युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। यह नीति मंत्रालय और उसके स्वायत्त निकायों में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रदान करती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने युवाओं को सशक्त बनाने और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालता है। मंत्रालय और इसके प्रमुख संस्थानों में सालाना 452 इंटर्नशिप की पेशकश की जाएगी और शामिल प्रमुख संस्थाओं में भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम खेल प्रशासन में व्यावहारिक अनुभव और अनुभव प्रदान करता है, जिसे खेल की परिस्थिति की तंत्र में दीर्घकालिक प्रभाव इसमें पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य भारत में 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश 3 साल का रोलिंग बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। रोलिंग बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू किया जाएगा। इस पहल की घोषणा उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की है। बजट में 2026-27 के लिए विस्तृत अनुमान शामिल होंगे। 2027-28 और 28-29 के लिए सांकेतिक अनुमान प्रदान
किए जाएंगे। एक रोलिंग बजट को हर साल संशोधित भविष्य वर्ष के अनुमानों के साथ अद्यतन किया जाता है। रोलिंग बजट वास्तविक प्रदर्शन और बदलती परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर संशोधन की अनुमति इसमें देता है। यह सुधार पूर्णतः वार्षिक दृष्टिकोण के बजाय मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना को बढ़ावा देता है। मॉडल योजना निगरानी और पूर्वानुमान और राजकोषीय अनुशासन में सुधार इसमें होता है। और बजट को एक गतिशील नीति उपकरण के रूप में माना जाता है, न कि एक बार के वित्तीय विवरण के रूप में इसको माना जाता है। बजट निर्माण में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट संवाद कार्यक्रम आयोजित किए इसमें जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। समझ आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करी जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास में आएगा। तो ये अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब उसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। हमारे यहाँ एक नया ऑफर लॉन्च हुआ है। तो वो ऑफर ये है कि हमने 12th पीसीएम और पीसीबी के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसकी सब्जेक्टिव कोर्स की कीमत रहने वाली है 999 रुपये और कॉम्बो कोर्स की कीमत है 2499 रुपये। आप एग्जाम टाइम में बहुत ही कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन करवा सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को। उनके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर है ये। और ये एक अनुभवी टीम के साथ, जो आप देख रहे होगे, ये अनुभवी टीम के साथ आपको बहुत ही शानदार कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या शामिल है। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, डेली बोर्ड की पैनल की पीडीएफ भी मिलेगी जो पढ़ाया जाता है आपको। उसके साथ ही बोर्ड के जो पीवाईक्यू हैं उनके सॉल्यूशन कराए जाएंगे। 1-to-1 आपको गाइडेंस मिलेगा, मैराथन क्लासेस मिलेंगी। अगर आप हमारी डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो गुरुजी 4.0 यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाके आज ही गुरुजी 4.0 ऐप डाउनलोड करें और वहां से हमारा कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।